है कि इसके तरफ से कहीं कोई चमत्कार हो जाता है क्या। ये गोल्डन एरा है आयुर्वेद का। आपने जिस काल में एडमिशन ली है ना आयुर्वेद में, ये आपके लिए स्वर्णिम काल है। अभी आयुर्वेद का स्वर्णिम काल जस्ट शुरू हुआ है और उसी स्वर्णिम काल में आपने पदार्पण किया है कि आप बहुत लकी स्टूडेंट हैं कि आप आयुर्वेद में आए हैं। और आपके आने से या आपके आने के बाद से आयुर्वेद में आपको आगे जाने के लिए, आयुर्वेद की जो उन्नति अभी आगे आगे होती जाएगी, उसके साथ साथ आपके उन्नति के भी मार्ग खुलते जाने वाले हैं, क्योंकि ये गोल्डन एरा ऑफ आयुर्वेद एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन है। अभी इसमें गवर्नमेंट का कहाँ सपोर्ट मिल रहा है, उन सब बातों को मैं आपको आगे आगे बताने वाला हूँ कि रिसेंट एडवांसमेंट्स क्या क्या हो रही है आयुर्वेद को अपग्रेडेशन करने के लिए, आयुर्वेद को ग्लोबलाइज करने के लिए, दुनिया के हर कोने में पहुंचाने के लिए, भारत के गांव गांव तक पहुंचाने के लिए आयुर्वेद में किस तरह से विकास हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह से सहयोग मिल रहा है, इन सब बातों को मैं आपके सामने रखूंगा। ये एक थीम बता रहा हूं आपको, इट इज ट्रूइज्म दैट व्हाट यू रियली वैल्यू इज व्हाट यू मिस एंड नॉट व्हाट यू हैव। अर्थात आपके पास जो नहीं है, जो आपके पास नहीं है, आपको उसका महत्व समझता है, और जो आपके पास है उसका महत्व नहीं समझता है। ये जॉर्ज बॉर्जेस का लिखा हुआ वाक्य है। आयुर्वेदा हैज बिकम एन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल कम्युनिटी फॉर द world today, preciously because it provides what the world miss the most. The low income developing countries miss the modern medicine because they cannot afford it, whereas high income developed countries miss the holistic wisdom implicit in traditional medicine. आपने देखा कि हम गरीब तबके के लोग, मध्यम वर्ग के लोग मॉडर्न मेडिसिन की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन जितने भी प्रगत देश है सभी लोग होलिस्टिक मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, उसके चमत्कार की राह देख रही है, उसके पीछे पीछे दौड़ रही है। ये सत्य बात है। टू समराइज इट वी कैन अनडाउटली से आयुर्वेद इज अ मेडिसिन दैट मेडिसिन डेस्परेटली नीड्स। इसके आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ, रिसेंट एडवांसेस इन आयुर्वेदा कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर सेक्टर्स। 4 बातें हैं जो हमको चार तरह से हम रिसेंट एडवांसमेंट जो हो रहे हैं आयुर्वेद के लिए, गवर्नमेंट की तरफ से क्या हो रहा है, पब्लिक हेल्थ सेक्टर में क्या हो रहा है, आयुर्वेदिक मेडिसिन जहां बनती है उस इंडस्ट्री सेक्टर में क्या हो रहा है, और एकेडमिक सेक्टर जहां आप बैठे हैं, जिस सेक्टर में बैठे हैं उस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या हो रहा है या उसका विकास कैसे हो रहा है, इन बातों पे मैं आपके सामने प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले जो बात मैं लेने वाला हूं, गवर्नमेंट पॉलिसी सेक्टर्स, कि भारत सरकार आयुर्वेद के उन्नति के लिए क्या योगदान कर रही है। पहले, in order to accord focus attention for the growth and development of Ayurveda and other systems of Indian medicines, Government of India established a Department of Indian System of Medicine and Homeopathy, established under the Ministry of Health and Family Welfare in March 1995. ठीक, उसके बाद इट वॉज रीनेम्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी विथ एन एक्रोनिम एज आयुष। इन नवंबर 2003 में डिपार्टमेंट का नाम बदल गया और एक आयुष डिपार्टमेंट नाम से अलग 2003 में तैयार किया गया। In 2014, conscious decision was taken to upgrade the department to full-fledged Ministry of Ayush with independent ministers and mandate for systemic development in all the spheres of Indian medicine. The ministry is responsible for policy formulation,
planning and implementation of schemes and programs for the augmenting the domain quality and outcomes of Ayush sector in inclusive terms। यानी 2014 के बाद से हमारा आयुर्वेद का एक स्वतंत्र मंत्रालय बन गया है, उसकी जिम्मेदारी फिक्स की गई है, उसका स्वतंत्र मंत्री दिया गया है, सेक्रेटरी दिया गया है। इस तरह से उसके क्योंकि आयुर्वेद की जो डेवलपमेंट है उसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जा सके। अब ये जो आयुष मंत्रालय बना है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इंक्लूड्स 1. अपग्रेडेशन ऑफ एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। जितने भी महाविद्यालय आयुर्वेद के खोले जा रहे हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स खोले जा रहे हैं, वो अच्छी तरह के हो, उत्तम तरह के हो, वो MSR है, मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट जितनी है उसको फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये देखने का काम आयुष मंत्रालय का है। दूसरा, स्ट्रेंथनिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन एंड टाइम बाउंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रायोरिटाइज रिसर्च प्रोग्राम। जहां जहां भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वहां पर एक टाइम बाउंड कि भाई 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर इस व्याधि पर, इस रोग पर रिसर्च कंप्लीट किया जाएगा, इस वनस्पति का रिसर्च कंप्लीट किया जाएगा, एक टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया गया है। उसके बाद तीसरा मुद्दा है उनका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स फॉर प्रमोशन, cultivation, conservation, sustainable development and resource augmentation of medicinal plants used in Ayurved systems। अभी देखो, आप आयुर्वेद में आए हैं, आपको ये तो पता हो गया होगा भाई आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है हर्ब से बनती है, मैक्सिमम पर्सन हर्ब्स है, बाद में मिनरल्स कम है, लेकिन जितने भी हर्ब्स है जिसको लोकल लैंग्वेज में जड़ी बूटी शब्द यूज किया जाता है, ये वनस्पतियां कहाँ से आती थी? पहले सब आती थी जंगलों से आती थी, इधर उधर से ग्रामीण भाग के लोग, ट्राइबल एरिया के लोग वो वनस्पति को कलेक्ट करते थे और जो वैद्य रहता था उसको दवाई बनाने के लिए दे देते थे। बट अभी क्या हो रहा है कि दवाई, आयुर्वेदिक मेडिसिन का मार्केट ग्लोबलाइज होते जा रहा है, दुनिया भर में फैल रहा है, उसका प्रसार हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है। तो हम वनस्पति लाएंगे कहाँ से? जड़ी बूटियां लाएंगे कहाँ से? क्या पूरे जंगल तोड़ देना चाहिए? पर्यावरण का पूरा विनाश कर देना चाहिए? हम वनस्पति लाएंगे तो झाड़ तो तोड़ नहीं पड़ेंगे, रूट्स लगती है हमको, कई प्रकार जो वनस्पति के रूट्स लगते हैं। अभी रूट्स चाहिए यानी पूरा झाड़ हमें उखाड़ना पड़ेगा, पर्यावरण का विनाश होगा क्योंकि डिमांड बढ़ गई। पहले डिमांड उतनी नहीं थी, लोग कम थे, पॉपुलेशन कम थी, स्वास्थ्य का प्रमाण ज्यादा था, औषधि कम प्रमाण में लगती थी, ग्लोबलाइज नहीं थी, लोकल लेवल पे रहती थी। यानी गांव का वैद्य है, गांव का वैद्य अपने हिसाब से दवाई बनाता था, उसके आजू बाजू में जो दवाई रहती थी, वनस्पति रहती थी, उसके हिसाब से दवाइयां बना लेता था, तो वो इधर उधर नुकसान नहीं करता था पर्यावरण का। पर अभी ग्लोबलाइज मार्केट हो गया है, तो अभी ग्लोबलाइज है, वनस्पति तो चाहिए, लोगों को दवाइयां तो पहुंचाना है, दुनिया भर में आयुर्वेद का विकास तो करना है, तो गवर्नमेंट ने प्रमोशन किया है, उन वनस्पतियों का कल्टीवेशन करो, कंजर्वेशन करो, खेतों में वनस्पतियां कैसे लगा सकते हैं, किस तरह से उनको जंगल के हिसाब का पर्यावरण उनको बनाया जाए और उसी तरह की वनस्पति आप खेतों में पैदा करिए और उसकी गुणवत्ता बनाते हुए आप मार्केट में उन वनस्पतियों को पहुंचाइए, इन जड़ी बूटियों को पहुंचाइए। ये आयुष मंत्रालय इस तरह से प्रमोट कर रहा है, हर गांव में कैंप्स लेते हैं, गांव के लोगों को प्रवृत्त करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं कि आप आयुर्वेदिक वनस्पतियों की, औषधि वनस्पतियों की खेती करिए, आपका बहुत फायदा होगा। इस तरह से उनको समझाया जाता है ताकि पर्यावरण भी बना रहे, आयुर्वेदिक की औषधि बनाना है, दुनिया भर में आयुर्वेद को फैलाना है, लोगों का स्वास्थ्य बनाना है। इस तरह से प्रमोशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आयुष डिपार्टमेंट के थ्रू हो रहा है। तीसरा एक मुद्दा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स एज पर ग्लोबल मार्केट। यदि मैं मेरे लिए दवाई बनाऊंगा तो अच्छी ही बनाऊंगा, पर यदि कोई कंपनी वाला, इंडस्ट्री वाला, जो इंटरनेशनल लेवल का इंडस्ट्री वाला है, वो अगर आयुर्वेदिक दवाई बनाएगा तो फिर उसको ग्लोबल वे के हिसाब से बनाना है,
यदि अमेरिका का या यूके का या जापान का या जर्मन के लोग आयुर्वेदिक दवाई खरीदते हैं तो वो स्टैंडर्ड चेक करते हैं कि इस दवाई का क्वालिटी कंट्रोल चेक किया गया है या नहीं किया गया है, इसमें पेस्टिसाइड्स मिलाए हुए हैं या बैक्टीरियासाइडल औषधियों का स्प्रे किया गया, ऐसी वनस्पतियां उसमें डाली गई है, वो उन्होंने चेक किया है कि नहीं किया है। ये मैं आगे और आपको बताने वाला हूँ। इंडस्ट्री लेवल सेक्टर के जो डेवलपमेंट्स है ना, उसमें ये मुद्दा फिर से आएगा। मैं आपको फिर से अच्छे से बताऊंगा कि ये किस तरह से आयुष मंत्रालय की तरफ से इसके ऊपर काम किया गया है। और उसके आगे का दिया है मेन स्ट्रीमिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ आयुष सर्विसेज इन नेशनल हेल्थ डिलीवरी नेटवर्क, यानी नेशनल हेल्थ डिलीवरी जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, भारत स्वास्थ्य केंद्र जितने भी है, उसमें अच्छी तरह से आयुर्वेदिक औषधियां जा रही है, प्रोत्साहन हो रहा नहीं हो रहा, ये देखने का काम वहाँ जो आयुष के डॉक्टर्स सर्विस में प्रॉपर वे से लगे हैं नहीं लगे हैं, उनको नौकरी देने तक का काम आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से होता है। इसके आगे अवेयरनेस बिल्डिंग एंड प्रोपोगेशन ऑफ आयुष थ्रू इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, सब तरफ अवेयरनेस लाना, प्रोपोगेट करना आयुष को, और ये आयुष डिपार्टमेंट का काम है एजुकेशन दे करके, कम्युनिकेशन करके, ये सब का आयुष मंत्रालय आज कर रहा है। ये रिसेंट डेवलपमेंट्स है। उसके बाद पॉलिसी सेक्टर्स जो है, मैंने जो बताया ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज में क्या डेवलपमेंट्स है, इंडस्ट्री सेक्टर्स में क्या है, एकेडमिक क्या है और पब्लिक हेल्थ में क्या है। तो सबसे पहले मुद्दा जो मैंने लिया है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स अंडरटेकन फॉर डेवलपमेंट। पहला सबसे बड़ी बात जो है, जो अभी तक नहीं हुआ है, वो है इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड एनुअली 21 जून सिंस 2015। सन 2015 से 21 जून को विश्व स्वास्थ्य संगठन की मान्यता के द्वारा दुनिया भर के देश जिसका अगुवा है, स्वास्थ्य संबंधी जो भी निर्णय होता है WHO की तरफ से होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सालों के अध्ययन के बाद या भारत के रिसर्चेस के बाद ये समझा कि नहीं, योगा में कुछ तो भी ताकत है। योग और आसन करने से एक आंतरिक शक्ति निर्माण होती है और दुनिया के लोगों को इसका फायदा होना चाहिए, इसका प्रमोशन होना चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए, हर व्यक्ति तक योगा पहुंचना चाहिए। इसलिए उन्होंने WHO की मान्यता के द्वारा इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाने लगा है 2015 से। ये शुरुआत है, ये आयुर्वेद ग्रेटर अचीवमेंट है, क्योंकि आप लोग जो आयुर्वेद में एडमिशन लिए है ना, सेकंड ईयर में जाओगे तो आपको एक सब्जेक्ट रहेगा स्वस्थ वृत्त, और उस स्वस्थ वृत्त में योग और आसन ये सिलेबस का एक पार्ट है। अष्टांग योग आपको पढ़ाया जाने वाला है, आयुर्वेद के सिलेबस के अंतर्गत का भाग है। योगा का प्रोपोगेशन हो रहा है या नहीं, आयुर्वेद को प्रोपोगेट किया जा रहा है, दुनिया ने इसका लोहा, यानी योगा का लोहा मान चुकी है। ये हमारी अचीवमेंट है। दूसरा, नेशनल आयुर्वेद डे मनाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष डिसाइडेड टू ऑब्जर्व इट ऑन धन्वंतरी जयंती एनुअली। दिवाली के जो 5 दिन रहते हैं उसमें शुरुआत होती है धनतेरस से। आप लोगों ने धनतेरस शब्द सुना होगा, क्योंकि आप अभी आयुर्वेद में अभी आए हैं, आपके कार्यक्रम की शुरुआत यदि 2 या 3 दिन पहले हुई होगी ना, तो आप लोगों ने धन्वंतरी पूजन जरूर किया होगा वहां पर, यानी आप लोगों को धन्वंतरी देवता के बारे में ज्ञान हो चुका है। तो ये धन्वंतरी जयंती रहती है धनतेरस का दिन, और उसी दिन नेशनल आयुर्वेद डे के रूप में भारत में मनाया जा रहा है। और इस साल की जो थीम थी ना, थीम ऑफ 2020 वाज आयुर्वेद फॉर कोविड, यानी कोविड को आयुर्वेद से जोड़कर देखा गया है कि भाई हम आयुर्वेद इसमें कुछ कर सकता है क्या। इस तरह से यानी पूरी आशा की नजर, आशा की किरण जो भी दिख रही थी आयुर्वेद की तरफ दिख रही है। हर साल मनाया जाने वाला दिन नेशनल आयुर्वेद डे धनतेरस को मनाया जाता है। उसके बाद जो डेवलपमेंट्स है, नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेद अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है, और नेशनल आयुर्वेद डे धनतेरस के दिन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष
फैसिलिटेट 3 to 4 आयुर्वेद एक्सपर्ट विद नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेद अवार्ड। भारत भर के जो चुनिंदा लोग हैं जो आयुर्वेद पे अच्छा काम कर रहे हैं, आयुर्वेद में रिसर्च कर रहे हैं, आयुर्वेद का अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों का चयन होता है और उस दिन नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेद अवार्ड देख करके अवार्ड के नाम से उनका सम्मान किया जाता है, ताकि वो सम्मान देख करके और भी लोग आयुर्वेद में अच्छा से अच्छा रिसर्च कर सके, आयुर्वेद का उन्नयन के लिए, आयुर्वेद के का विकास के लिए अच्छा काम कर सके। ये उसके पीछे का मेन मोटो रहता है। इसलिए 3-4 लोगों का सम्मान हर वर्ष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, आयुष मंत्रालय की तरफ से किया जाता है। उसके बाद सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, अच्छा से अच्छा आयुर्वेद इंस्टीट्यूट जहां हर तरह की फैसिलिटी उपलब्ध है, ये बनाने का काम हर राज्य में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष has decided to promote reputed आयुर्वेदिक सेंटर्स। अभी जो एक दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, उसको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस करके डेवलप किया गया है कि हर तरह से आयुर्वेद का एजुकेशन अच्छी तरह से मिले, रिसर्च के लिए मार्ग खुला रहे, बच्चों में एक जागृति आए, जब बच्चों में एक आकर्षण आए, इस तरह से उस सेंटर को बनाने की कोशिश हो रही है। वैसा ही जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, उसको भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह से प्रमोट किया गया है। वैसे महाराष्ट्र में भी कोशिश चल रही है, पोद्दार आयुर्वेद कॉलेज जो मुंबई में है, उसको भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का प्रयत्न गवर्नमेंट की तरफ से चालू है, आयुष मंत्रालय की तरफ से एक प्रयास चालू है। हर राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की कोशिश हो रही है, ताकि आयुर्वेद ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े, आयुर्वेद में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो सके। उसके बाद एक TKDL है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। देखिए आयुर्वेद एडमिशन लिए दिन आपको 15 दिन हुए होंगे या 20 दिन हुए होंगे, और आपने एक बात तो जान लिया या समझ गए होंगे कि आयुर्वेद बेसिकली मूल रूप से जो लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। आज से 5000 वर्ष पूर्व लिखा गया ग्रंथ। आयुर्वेद इंडिया की, भारत की जो भी संपदा थी, साहित्यिक संपदा थी, ये पूरी संस्कृत में लिखी गई है। आयुर्वेद भी संस्कृत में लिखा गया है। अच्छा, आप लोगों ने चरक, सुश्रुत, वाग्भट का नाम सुन लिया होगा, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि आयुर्वेद हर घर में था, हर गांव में एक वैद्य रहता था, और वैद्य क्या करता था, उसके आजू बाजू में जो वनस्पतियां रहती थी उसको लाता था, दवाइयां बनाता था, और उस परिसर के लोगों को, उस आजू बाजू के लोगों को जो रुग्ण उनके पास आते थे उनको दवाई दे करके उनको ठीक करता था। और यदि कोई विशेष कार्य उसके हाथ से होता था तो वो लिख लेता था। यानी हर वैद्य के पास अपना एक लिखा हुआ ग्रंथ रहता था। हर गांव में जो भी वैद्य रहता था अपना कुछ ना कुछ लिख करके रहते थे, उनके अनुभव के योग लिख करके रहता था, उनको उन्होंने विशेष प्रकार की कोई उपलब्धि प्राप्त की तो वो लिख करके रखता था। हर गांव में हस्तलिखित ग्रंथ अवेलेबल थे। अभी क्या होने लगा, ये ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी क्या करता है, डील्स विद द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इट इज इम्प्लीमेंटेड टू सेफगार्ड द सोवरेनिटी ऑफ ट्रेडिशनल आयुर्वेद नॉलेज to protect them from being misused in patenting of non-patentable inventions। अभी क्या होता था, लोगों ने देख लिया कि आयुर्वेद में कुछ तो भी खजाना है, आयुर्वेद में कुछ तो भी चमत्कार है। वो गांव-गांव से लोगों के वो छोटे-छोटे ग्रंथ कलेक्ट करते थे और उसमें के अच्छी जो आयुर्वेदिक जो है उसके ट्रायल लेते थे और अपने नाम पर पेटेंटिंग करा लेते थे। यानी जिस बेचारे वैद्य ने इतने सालों की मेहनत करके उस दवाई का इजाद किया, उसका शोध किया, उस बेचारे वैद्य को, उस डॉक्टर को कुछ पता ही नहीं, इसने अपने नाम पर पेटेंटिंग करा लिया। अब ये ऐसा क्यों होता था? क्योंकि ये संस्कृत में लिखा हुआ रहता था या ट्रेडिशनल लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता था। भारत में क्या है, ट्रेडिशनल लैंग्वेज है। तमिल में जाओगे तो तमिल में मिलेगा, केरला में जाओगे तो मलयालम में लिखा रहेगा, महाराष्ट्र में आओगे मराठी में लिखा रहेगा, गुजरात में जाओगे तो वहां के, यानी ये ट्रेडिशनल है। इसका फायदा कई प्रकार के अनवांटेड लोग उसका फायदा लेते थे और अपने नाम पे पेटेंटिंग कर लेते थे। तो ये TKDL आयुष डिपार्टमेंट ने एक ये बेड़ा उठाया कि नहीं, हम गलत लोगों को हाथ में आयुर्वेद को नहीं जाने देंगे। उन्होंने ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बनाया और इसने क्या किया,
इसने ये जो आयुर्वेदिक जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज में लिखा था, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था, और जो वर्ल्ड इंटरनेशनल पेटेंटिंग ऑफिस है, ईपीओ बोलते हैं, यूरोपियन पेटेंटिंग ऑफिस है, या फिर यूनाइटेड किंगडम ट्रेडमार्क एंड पेटेंट ऑफिस है, यूके पीटीओ है, इन लोगों को वो लैंग्वेज पढ़ते नहीं आती थी। तो ये टीकेडीएल के द्वारा क्या किया गया, ट्रेडिशनल लैंग्वेज को 5 लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की, 5 लैंग्वेज में ट्रांसफर करने की प्रणाली डेवलप की गई। फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसफर होता था, इंग्लिश लैंग्वेज, जर्मन, जापानीज और स्पेनिश, यानी कोई भी लैंग्वेज में आप टाइप करिए, आपको ये 5 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज में आपको दिखेगा। यानी पेटेंटिंग ऑफिस में कोई आदमी अगर पेटेंट के लिए अप्लाई कर रहा है, ये मेरा फार्मूला है, मैंने इसका पेटेंट, मैंने इसको इजाद किया है, मैंने इसकी खोज की है, तो पेटेंटिंग ऑफिस वालों को पढ़ते आएगा कि ये सही में इस व्यक्ति का है क्या। ये तो हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, ये संस्कृत में पढ़ रहे हैं, ये व्यक्ति को तो तमिल बोलते ही नहीं आती, और तमिल का फार्मूला इसने कैसे पेटेंट किया। तो ये फिर पेटेंटिंग जो होता था, पायरो पेटेंटिंग होता था, अनइथिकल पेटेंटिंग जो होता था, उसके ऊपर रोक लगना शुरू हो गई। टीकेडीएल ये बनने के बाद से ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी आयुष मंत्रालय द्वारा बनाया गया एक विभाग है, जिसने संस्कृत में लिखे हुए ट्रेडिशनल लैंग्वेज में आयुर्वेदिक लिखे हुए ग्रंथों को 5 लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की प्रणाली विकसित की है। उसके बाद एक है फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स। मेनली देखिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या हमारे भारत के लोगों की। फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स मेनली कंसर्न विद द डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडीआरस, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। देखो क्या हो रहा है, भारत की जो आयुर्वेदिक दवाई है इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो चमत्कार है। जब ये दवाई देते थे और पेशेंट को कुछ दूसरा होता था, तो मॉडर्न मेडिसिन वाले या एलोपैथी साइंस वाले क्या बोलते थे कि नहीं 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 नहीं, आयुर्वेदिक दवाइयों में नहीं क्या मेटेलिक प्रिपरेशंस है, ये रीनल टॉक्सिक है, ये हिपेटोटॉक्सिक है, इससे लीवर खराब होता है, इससे किडनी खराब होता है। अच्छा ठीक है भाई, किडनी खराब होती है ना हमारी दवाइयों से, तुम्हारी दवाइयों से कुछ भी नहीं होता, एक भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉडर्न मेडिसिन से नहीं आता है, केवल आयुर्वेदिक दवाई से आता है ना, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, फार्माकोविजिलेंस सेंटर बनाया। फार्माको मीन्स मेडिसिन और विजिलेंस मीन्स टू वॉच, उस दवाई के ऊपर वॉच रखो, ऐसे सेंटर्स बनाए कि जामनगर में इसकी मेन ब्रांच बनाए, उसके 8 रीजनल सेंटर बनाए और हर 8 में 32 पेरीफेरी फार्माकोविजिलेंस सेंटर बनाए। यानी कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन लेता है और यदि उसका कोई साइड इफेक्ट आता है तो उस पेरीफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स में जाकर रिपोर्ट करेगा कि भाई इसने त्रिभुवन कीर्ति खाया, त्रिभुवन कीर्ति खाने के बाद इसको बहुत पसीना आ गया और ये चक्कर आके गिर गया, इसको हाइपोथर्मिया हो गया, रिपोर्ट करिए। या पिछले 4 महीने से आरोग्यवर्धिनी खा रहा है, ये मेटेलिक प्रिपरेशन है, इसका हिपेटोटॉक्सिक हो गया या रिनल टॉक्सिक हो गया, आप रिपोर्ट करिए। भाई आप बोलते हैं ना आयुर्वेदिक दवाई हिपेटोटॉक्सिक है, इससे एडीआर से एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आते हैं, तो आप रिपोर्ट करिए। रिपोर्टिंग सेंटर्स बनाए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पेरीफेरल लेवल तक। अब इसको रिपोर्टिंग कौन कर सकता है, पेशेंट कर सकता है, पेशेंट के रिपोर्ट रिलेटिव कर सकते हैं, डॉक्टर कर सकता है, नर्स कर सकता है, फार्मेसी वाला कर सकता है, कोई भी वो पेरिफेरल विजिलेंस सेंटर्स पर जाकर के रिपोर्ट कर सकता है पिछले 4 महीने से ये दवाई खा रहा था और इस तरह से उसका सीरम क्रिएटिनिन बढ़ गया है, इसको रीनल फेल्यूर हो गया है, चलो रिपोर्ट करिए। ये आयुर्वेद की अच्छाई के लिए हो रहा है। हमारे ऊपर जो आरोप लग रहा था, आयुर्वेदिक दवाओं के ऊपर जो आरोप लग रहा था, उस सत्य की जांच हो जाएगी, रिपोर्ट होगा पेरिफेरल सेंटर से, वहां से रीजनल सेंटर में जाएगा और डायरेक्ट कनेक्टेड मेन सेंटर है जामनगर में, उस पे उसको रिपोर्ट हो जाएगा और उस दवाई की जांच होगी कि सही में उस दवा की वजह से हुआ या दवा बनाने की विधि गलत थी या दवा में जो द्रव्य वापरे गए उसका शोधन बराबर हो रहा था या नहीं हो रहा था, या फिर पेशेंट जब दवाई खा रहा था तो इसके साथ साथ और आयुर्वेदिक दवाई के साथ साथ और कुछ एलोपैथी की दवाई भी खा रहा था क्या, ये सब फार्माकोविजिलेंस सेंटर से पता चल जाएगा। ये हमारे डेवलपमेंट से आयुर्वेद के अपग्रेडेशन के लिए। उसके बाद का मुद्दा आता है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस, CCRAS।
Main activity of council includes clinical research, drug research, literary research in Ayurvedic sciences. जो भी आयुर्वेद ड्रग के और नए नए आयुर्वेदिक फार्मुलेशंस बन रहे हैं, लोग छोटी छोटी काली काली गोलियों को कैप्सूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, शुगर कोटेड गोलियों में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके क्लिनिकल ट्रायल तो लेने पड़ेंगे क्योंकि न्यू केमिकल एंटाइटीज में आते हैं, नए ड्रग में काउंट होते हैं। तो फिर उनको प्रमोट करना, उनको उत्साहन देना कि ठीक है आप उसके क्लिनिकल ट्रायल लीजिए, उसके क्लिनिकल ट्रायल के एसओपीज क्या रहेंगे, फेज 1 में क्या रहेगा, फेज 2 में क्या रहेगा, फेज 3 में क्या। आप लोगों ने अभी बहुत बार सुन लिया कि भाई वैक्सीन का फेज 3 चल रहा है। ये सब बच्चों के कान पर से गए हुए शब्द है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो 4 फेजेस रहते हैं क्लिनिकल रिसर्च के, वो रिसर्च को अपग्रेड करने के लिए, आयुर्वेद का अपग्रेडेशन करने के लिए CCRS काम करता है। उसके बाद लिटरेरी रिसर्च को भी प्रमोट करता है कि आयुर्वेद के कई ग्रंथ हैं जो आज हमारे पास गुम हो चुके हैं, भारत में उपलब्ध नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में उपलब्ध है, तो उनकी खोज करना, आयुर्वेद का साहित्य कहाँ कहाँ गुम हुआ उसको ढूंढ कर एक जगह पर लाना, यदि कोई ताड़पत्र में लिखा हुआ है तो उसको डिजिटलाइजेशन करना, ये सब काम भी लिटरेरी रिसर्च के अंतर्गत होता है। और ये काम कराने का जो मुद्दा बीड़ा उठाया है CCRS ने उठाया हुआ है, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है आयुर्वेद के अपनयन के लिए, उन्नयन के लिए। उसके बाद GCP आता है, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, गाइडलाइंस बताइए। क्लिनिकल ट्रायल्स इन आयुर्वेद आर गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस. Safety and therapeutic efficacy of ASU drugs can be retraced to assure their quality. These quality have been prepared by a comprehensive consultative process and are fine-tuned to the best interest of Ayurveda. देखिए, पहले आयुर्वेद में रिसर्च होता था, बेचारा वैद्य खुद अपने पेशेंट को दवाई देता था, खुद का ही समाधान मान लेता था, किसी भी नई बीमारी पे वो दवाई करता था। लेकिन आज दुनिया के सामने जाना है, ग्लोबलाइज होना है, तो उसके लिए आपको डाटा चाहिए, कितने पेशेंट में आपने मेडिसिन दिया और उसके क्या रिजल्ट मिले, ये डाटा जनरेट करना बहुत बड़ी बात है। और ये डाटा जनरेट करने के लिए गाइडलाइंस दिए हैं, और वो गाइडलाइंस गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस में है। और गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस में ICMR कोड का उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत ये है कि यदि आप पेशेंट के ऊपर ट्रायल रहे हैं तो पेशेंट की रिटर्न कंसेंट आपके पास होना जरूरी है। पेशेंट का जो वैद्य कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, उसने पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पेशेंट का कंपनसेट में उसका इंश्योर्ड होना चाहिए। यदि पेशेंट में कुछ भी साइड इफेक्ट्स आते हैं, एडवर्स इफेक्ट आती है, तो उसका कंपनसेशन उसको मिलना बहुत जरूरी है। ये सब बातें प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी रहती, कई बातें ऐसे रहती है कि दूसरों के सामने नहीं लाई जा सकती है, वो उस GCP के अंतर्गत आती है। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक डोमेन आता है कि आपने काम कर लिया लेकिन दुनिया को बता ही नहीं रहे हैं, उसको आपको मैगजीन्स में और सेमिनार्स में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से दुनिया के सामने लाना है, आपने कौन से रिसर्च किए हैं। प्रिंसिपल ऑफ इसेंशियलिटी रहता है, कई बार तो ऐसा रहता है कि आवश्यक नहीं है अपने समाधान के लिए पब्लिक को दवाइयों का देकर के रिसर्च करते हैं, ऐसा नहीं, बहुत जरूरी है तो रिसर्च करिए। ये सब ICMR कोड के अंतर्गत है और ये गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के अंतर्गत उसका समावेश किया है। यदि आप क्लिनिकल ट्रायल करते हैं तो पूरा इथिकल वे से करिए, इथिकल कमिटी के परमिशन के बाद ही करिए। ये सब बातों का SOPs गाइडलाइन इसके अंतर्गत दी गई है। रिसेंट डेवलपमेंट्स है, क्योंकि आपको ग्लोबलाइज जाना है, दुनिया के सामने जाना है, तो आपके रिसर्च प्रोडक्ट के सामने कौन सी इथिकल कमेटी ने परमिशन दिया है, ये लिखा हुआ रहता है आपके प्रिपरेशन के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर। उसके बाद का मुद्दा आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में। मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट रिसेंट पॉलिसीज एडवांसमेंट के लिए क्या काम कर रही है, आयुर्वेद के उन्नयन के लिए क्या काम कर रही है। नेक्स्ट मुद्दा आता है पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स। इसमें आयुर्वेद का उन्नयन ये फैक्टर कैसा कर रहा है, जन स्वास्थ्य तक आयुर्वेद को कैसा पहुंचाया जा रहा है। उसमें सबसे पहले मैंने लिखा है आरोग्य वर्धिनी सेंटर्स।
Ayush doctors are appointed in these sub centers. Yoga practices are taught to patients. पहले क्या रहता था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हुआ करते थे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएचसी नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। हर तालुका लेवल पर ग्रामीण भाग में पीएचसी रहती थी और उसके सब सेंटर्स रहते थे। लेकिन पिछले 2 साल के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी पीएचसी सेंटर्स का नाम बदल दिया और उसका नाम रखा है आरोग्यवर्धिनी सेंटर। आरोग्यवर्धिनी एक आयुर्वेदिक दवा है, गोली का नाम है, आरोग्य को बढ़ाने वाली टैबलेट, ऐसा उसका नाम है। और उसी नाम से उन्होंने प्राइमरी हेल्थ सेंटर को आरोग्यवर्धिनी सेंटर ऐसा नाम दे दिया है। और उसके जितने भी सब सेंटर्स हैं वहां आयुष डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होती है और उसको वो आयुष डॉक्टर को आयुर्वेदिक औषधियां पहुंचाई जाती है ताकि गांव तक आयुर्वेदिक दवा वो पहुंचा सके। और गांव के लोगों को, ग्रामीण भाग में वो डॉक्टर उनको योगा प्रैक्टिसेस सिखाता है, योगा की ट्रेनिंग देता है, आसन सिखाया जाता है कि आपको ये रोग है, कमर का रोग है तो ये आसन करिए, घुटने का रोग है तो ये आसन करिए, कौन से व्याधि पे कौन सा आसन करना चाहिए, इस प्रकार की ट्रेनिंग गांव-गांव में देता है, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाता है। ये अपग्रेडेशन होगा आयुर्वेद का। उसके बाद एक पंचकर्म सेंटर्स, पंचकर्म शब्द आप लोगों ने अभी थोड़ा बहुत, कल भी मैडम का एक व्याख्यान हुआ था, उसमें पंचकर्म थेरेपीज के ऊपर आपको कुछ बताया गया था। आप लोगों ने सुना कि शरीर शोधन की प्रक्रिया है, बॉडी प्यूरिफिकेशन, ऐसी कुछ प्रक्रियाएं आयुर्वेद में बताई गई है। ऐसे सेंटर्स अभी गवर्नमेंट सोच रही है, हर महापालिका लेवल पे है, मैंने एक नगर परिषद, महापालिका, जहां जहां है हर जगह पर ये आरोग्यवर्धिनी सेंटर्स पर भी पंचकर्मा सेंटर्स खोले जा रहे हैं ताकि लोगों में यानी स्वास्थ्य बना रहे, भविष्य में आने वाली व्याधि को पहले ही शरीर के बाहर निकाल दिया जाए, शरीर का शोधन कर लिया जाए। इस तरह से सेंटर्स खोलकर आयुर्वेद को अपग्रेड कर रही है। उसके बाद एक है रिजुवेनेशन सेंटर्स, हर स्टेट में एक रिजुवेनेशन सेंटर्स है। देखिए शरीर में, शरीर यदि बना है तो नश्वर शरीर है, एक ना एक दिन तो नष्ट होना है, बट उसमें जो डीजनरेशन होता है, डिकेइंग होता है, वो थोड़ा स्लो होना चाहिए। 40 साल में बूढ़ा दिखने लगता है, उसमें ग्रेइंग आना शुरू हो जाती है, चेहरे पर झुर्रियां आना शुरू हो जाती है, उसको प्रोलॉन्ग करने की प्रक्रिया आयुर्वेद बताई कि 60 साल तक, 70 साल तक उसमें तारुण्य टिका हुआ रहे। तो उस चिकित्सा को, उस प्रक्रिया को रसायन थेरेपी कहा जाता है, रसायन चिकित्सा कहा जाता है। ऐसी रिजुवेनेशन सेंटर्स गवर्नमेंट हर स्टेट में बनाने की कोशिश कर रही है ताकि जो डिकेइंग प्रोसीजर है, जो डीजनरेशन की प्रोसीजर है, उसको डिले किया जाए और उस व्यक्ति का स्वास्थ्य ज्यादा से ज्यादा दिनों तक अच्छा बना रहे, प्रतिकारक क्षमता अच्छी बनी रहे। इस तरह से रिजुवेनेशन सेंटर हर राज्य में बनाने की कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। उसके बाद स्कूल योगा प्रोग्राम्स आ रहे हैं, बच्चों तक, ग्रास रूट तक बच्चों में स्कूल में योगा का ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। उनके सिलेबस के अंतर्गत योगा और आसन का समावेश किया जा रहा है ताकि उनको बचपन से ही एक आदत लग जाए कि आसन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, ध्यान धारणा प्राणायाम करना चाहिए। ये ट्रेनिंग उस समय से ही उनको देने का प्रोग्राम शुरू हुआ है स्कूल योगा प्रोग्राम के अंतर्गत। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है न्यूट्रिशनल प्रोग्राम से रिलेटेड, सुपोषण कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। जो ग्रामीण भाग है, ट्राइबल एरियाज है, दुर्गम एरिया है, पहाड़ी इलाका है, जहां की लोगों का स्वास्थ्य भरपेट खाना नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, कुपोषण होने लगता है। ऐसी अवस्था में जो गर्भवती महिलाएं हैं, शिशु है, उनका कुपोषण होने लगता है। उस अवस्था में उनका कुपोषण रोकने के लिए, उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, उनका शरीर अच्छा संतर्पण होना चाहिए, सुपोषण कम्युनिटी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम बनाया गया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हेल्थ सेक्टर में किया गया बहुत अच्छा प्रयत्न है। इसके अलावा नीचे एक और लिखा है न्यू ड्रग किट फॉर आशा। आशा शब्द है एक, जिसका लॉन्ग फॉर्म मैंने बाजू में दिया है, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज।
ये गांव-गांव में आशा वर्कर्स नाम से प्रसिद्ध है। ये हर गांव में रहती है और हर घर-घर में जाकर के वहां के लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण करती है। गर्भवती महिला कौन सी है, प्रसूता कौन सी है, बच्चा कौन सा है, किसका हीमोग्लोबिन कम है, किसको मलेरिया हुआ, किसको कोई संक्रामक रोग हुआ है क्या, इस तरह से वो स्वास्थ्य का परीक्षण करते रहती है। और उसको कुछ दवाइयों की किट दी गई है, भाई ये लेडीज है, महिलाएं हैं, उनका हीमोग्लोबिन कम हो गया तो ये भाई फॉलिक एसिड हो, आयरन की लो ये देने का है, मलेरिया की गोलियां उनके हाथ में दी हुई रहती है, उनके किट में ये सब दवाइयां रहती है। अभी तक उनके हाथ में एलोपैथी की दवाइयां दी रहती थी उनके किट में, लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुआ है, उनको जो किट दी जाती है आशा वर्कर्स को, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जो है, उनको जो मेडिसिन की किट दी जाती है उसमें पुनर्नवादी मंडूर नाम की एक टैबलेट है, आयुर्वेदिक गोली है, उस किट में उसका समावेश किया गया है। भाई प्रसूता स्त्री है, गर्भवती स्त्री है, जिसका हीमोग्लोबिन कम है, बच्चा है उसका हीमोग्लोबिन कम है, तो आप उसको पुनर्नवादी मंडूर नाम की ये आयुर्वेदिक गोली दो। इस तरह के रिसेंट डेवलप हेल्थ सेक्टर्स में आए हुए हैं। उसके लास्ट में मैंने लिखा है कोविड-19 इम्यूनिटी बूस्टर। सब लोगों ने अनुभव किया, सब लोगों ने इसका उपयोग किया होगा। 90% ऐसे है जो सामने बच्चे बैठे हैं ना, सबने कहीं ना कहीं इस बात को, इस प्रकार की जो दवाइयां सामने लिखी है, आयुष काढ़ा, आयुष क्वाथ, ये इम्यूनिटी बूस्टर है, इसका सेवन पिछले एक साल से भारत में कई लोगों ने इसका सेवन किया है। अब इस आयुष काढ़ा में क्या रहता है, सिंपल 4 दवाइयां हैं। तुलसी है, हर घर में तुलसी रहता है। त्वक लिखा हुआ है जिसका अर्थ है दालचीनी, हर घर में दालचीनी किचन में रखी हुई रहती है। सौंठ है, हर घर में सौंठ रहती है। और मरीच, काली मिर्च हर घर में उपलब्ध है। ये 4 दवाइयों से आयुष काढ़ा बनता है। और कई प्रकार से, और कुछ नहीं तो तुलसी के पत्ते तो चाय में डाल के पीते ही है, सौंठ और अदरक डालकर तो चाय में पीते ही है। ये सब क्या है, इम्यूनिटी बूस्टर है। इतनी बड़ी महामारी आई, भारत दुनिया के कई देश, सभी देश लगभग इस महामारी से हलाकान हो गए थे, लेकिन मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा कम किस देश में था, जिस देश की जनसंख्या दुनिया में दूसरे नंबर पर है, उस देश में मोर्टेलिटी रेट सबसे कम था। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी काम कर रही है। हर घर में ये हल्दी रहती है, हर घर में तुलसी रहती है, और कुछ नहीं तो दूध में हल्दी डाल के पिए लोगों ने। क्यों पिए? नहीं, इससे प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। कोरोना हमारा क्या बिगाड़ेगा, हम तो हल्दी पीते हैं। इस तरह की भावना डेवलप हुई है। ये सब डेवलपमेंट्स है। आयुष की तरफ से इसका प्रचार किया गया, आयुष काढ़ा का। आज तो ऐसा हुआ, आयुष काढ़ा के नाम से टैबलेट बाजार में आ गई है। लोग काढ़ा नहीं लेना चाहते ना, ठीक है, ये 4 चीजों की टैबलेट बन गई है। भाई गर्म पानी के साथ इस टैबलेट को पी लो, चाय के साथ इस टैबलेट को पी लो। यानी इस तरह के रिसेंट डेवलप हेल्थ सेक्टर में हुए हैं। इम्यूनिटी बूस्टर करके आयुर्वेदिक दवाई, हम जो बोलते हैं ना कि हर घर में आयुर्वेद है, हर किचन में आयुर्वेद है, ये उसका प्रत्यक्ष उदाहरण पिछले 1 साल से आप लोगों ने अनुभव लिया है। उसके बाद आता है आयुर्वेद इंडस्ट्री सेक्टर। 2 सेक्टर हो गए, गवर्नमेंट पॉलिसी सेक्टर हुआ, उसके बाद हेल्थ सेक्टर में कुछ बातें, रिसेंट डेवलपमेंट्स बताया। अब आयुर्वेद इंडस्ट्री सेक्टर क्या है? देखो, आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में एक बात मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि पहले क्या रहता था, हर गांव में एक वैद्य रहता था, और उसके परिसर में आजू बाजू में जो वनस्पतियां मिलती थी वो लाता था, दवाई बनाता था, और उसके पास जो पेशेंट आते थे उसको दवाई देता था। बस इतना ही काम वो वैद्य करता था। उस व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक उस पेशेंट को पहचानता था, इतनी उस वैद्य में क्षमता रहती थी। बाकी कोई आता ही नहीं था उसके पास। ऐसा नहीं था कि वो अहमदाबाद में बैठा है और बॉम्बे जा रहा ट्रीटमेंट कराने, अहमदाबाद बैठा है दिल्ली जा रहा ट्रीटमेंट कराने, तो दिल्ली के डॉक्टर को उसके बारे में कुछ जानकारी है ना, बॉम्बे के डॉक्टर को उसके बारे में कुछ जानकारी। पहले ऐसा नहीं होता था। उस गांव का वैद्य ही उसका सर्वे सर्वा रहता था। वो जो करेगा सही करेगा, और वो जो दवाई बनाता था सही दवाई बनाता था, जो उसके पेशेंट का, जो बच्चे को, उस पेशेंट को, आयुर्वेद में चरक संहिता में लिखा हुआ है,
पुत्रवत आचरित। कोई इथिकल गाइडलाइन की जरूरत नहीं थी उस समय। जो अभी ना हेल्सिंकी डिक्लेरेशन आ रहा है, आईसीएमआर कोड आ रहा है, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, मैंने आपको बताया कि गाइडलाइन क्या होना चाहिए, उसका कंपनसेशन होना चाहिए, उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, उसकी कंसेंट लेना जरूरी है, ऐसा पहले नहीं था। चरक संहिता में स्पष्ट लिखा है कि रुग्ण को पुत्रवत आचरेत। आपके पास यदि कोई पेशेंट आता है तो उसको अपने पुत्र की तरह से उसके साथ व्यवहार करो, उसकी चिकित्सा करो। सुश्रुत संहिता में लिखा है मित्रवत आचरेत, कि आपके पास जो पेशेंट आ रहा है उसको अपना मित्र समझिए और अपना मित्र समझकर उसकी चिकित्सा करिए। कोई पैसे की लालच मत रखिए, कोई अनएथिकल काम करने की तो सोच भी नहीं थी। ये सब था, इसलिए कोई जीएमपी एक्ट की आवश्यकता नहीं थी। दवाई लाता औषधियां लाता था, दवाई बनाता था, रुग्ण को देता था, रुग्ण ठीक हो जाता था, उसका उसके ऊपर पूरा विश्वास रहता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं रहा है, क्योंकि दवाइयों की डिमांड बढ़ गई है। अभी दवाइयां का इंडस्ट्री में बन रही है, उस वैद्य तो बना ही नहीं सकता है, इंडस्ट्री में बन रही है, तो उसकी गुणवत्ता बनी रहनी चाहिए। क्योंकि ग्लोबल मार्केट में दवाइयों को भेजना है, तो ये फिर जीएमपी एक्ट आपके सामने लिखा है। For globalizing the system and its products, the Ministry of Ayush has focused its attention on standardization and quality control of Ayurvedic drugs. Good manufacturing practices (GMP) have been notified under Schedule T of ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 में ये लाया गया है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल के अंतर्गत, शेड्यूल टी के अंतर्गत ये दवाइयां बनाना है कोई इंडस्ट्री को, तो ये रूल है जीएमपी एक्ट 1945 में लाया है, इसके अंतर्गत बनाना चाहिए। और उसके अंतर्गत क्या क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। जीएमपी एक्ट में क्या क्या आता है, ये डेवलपमेंट्स है। क्यों? क्योंकि हमको ग्लोबलाइज होना है, केवल भारत में नहीं, केवल महाराष्ट्र में नहीं, केवल गुजरात नहीं, यहाँ से बाहर निकलना है, दुनिया के कई देशों में आयुर्वेद को पहुंचाना है, तो उसके नॉर्म्स के हिसाब से हमको दवाई बनाना है। All the measures have been introduced to give greater inputs to consumer awareness, consumer and doctor benefit, acceptance in the globalized market, and to ensure safety, which is of utmost concern while using Ayurvedic medicine. ये उसका मोटो है जीएमपी एक्ट लाने के पीछे। अभी इनिशिएटिव टू प्रमोट आयुर्वेदिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से और क्या क्या हो रहा है, ये दो बातें मैंने इस पैरा में बताया है। इस स्लाइड में दिखाया है, इनिशिएटिव आर टेकन अप बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू स्टार्ट द ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च प्रोग्राम डीपीआरपी in 1994 and 95 for promotion of industry, institutional collaboration in the development of new drugs in the pharmaceutical sectors, pharmacy courses like B Pharma Ayurveda and M Pharma Ayurveda in different parts of country. Research regarding process validation and biological evaluation of formulation is made a major thrust area. ये एक डेवलपमेंट। दूसरा एक है फार्माक्सिल, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। क्या शब्द है? फार्माक्सिल में फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल constituted a national committee in the field of Ayurvedic medicine to guide the industry to march ahead with basic objective of promoting ASU drugs globally। कि विदेशों में हमारी दवाइयां कैसे पहुंच पाएगी, ये देखने का जिम्मा भी एक फार्माक्सिल को दे दिया गया है कि अच्छी से अच्छी दवाइयां कंपनी बना रही है या नहीं बना रही, कंपनी को कहाँ अड़चन जा रही, जीएमपी एक्ट लागू करने में कहाँ तकलीफ हो रही, ये सब तकलीफें दूर करो, उसको रेक्टिफाइड करो और उसकी अच्छी दवाइयां बनाने के लिए प्रोत्साहन दो, ताकि दुनिया भर के देश हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों को ले। ये उद्देश्य है फार्माक्सिल का। इसके आगे जो जीएमपी एक्ट मैंने जो बताया था, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में क्या क्या होता है वो मैं आगे बता रहा हूँ। लीगली आयुर्वेदिक मेडिसिन कैन बी मैन्युफैक्चर्ड अंडर लाइसेंस फ्रॉम द फॉर्मूले और रॉ मटेरियल ऑफ प्लांट, एनिमल, मिनरल और मरीन ओरिजिन। ठीक है, ये इन सब से आयुर्वेदिक दवाइयां बनती हैं। तो अभी इनका क्वालिटी चेक करने के लिए कहाँ किस
स्तर तक क्वालिटी चेक किया जाएगा। क्वालिटी कैन बी चेक बाय 3 stages of standardization. One is raw material standardization, second is in process standardization, and third and last is finished product standardization. यानी रॉ मटेरियल कोई आदिवासी से, ग्रामीण इलाके से वनस्पति खरीदते हैं, जिस किसान ने आयुर्वेदिक दवाइयां कल्टीवेट की है वो खरीदते हैं, यानी उसको रॉ मटेरियल के अंदर खिलाया। तो रॉ मटेरियल लेते समय किन बातों का ख्याल रखना है ये मैंने नीचे बताया है। ये सब जीएमपी एक्ट में दिया गया है कि स्टैंडर्डाइजेशन की लेवल आप रॉ मटेरियल से शुरू करो, फिनिश प्रोडक्ट्स करने के बाद स्टैंडर्डाइजेशन चेक कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने जो रॉ मटेरियल यूज किया वो खराब होगा तो बनने वाला प्रोडक्ट भी स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। इसलिए रॉ मटेरियल स्टैंडर्डाइजेशन से शुरुआत की गई है। तो रॉ मटेरियल स्टैंडर्डाइजेशन एनालिसिस डन बाय क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट व्हिच इंक्लूड्स नॉमेनक्लेचर। उस वनस्पति का नॉमेनक्लेचर बताना है, उसका नाम क्या है, संस्कृत नाम क्या है, लोकल नाम क्या है, बॉटनिकल नेम कहाँ है, कौन से जियोग्राफिकल कंडीशन में होती है, किस प्रांत से इसको लाया गया है, खेतों में उपजाई गई है या वाइल्ड कल्टीवेशन है। यानी जंगल में लाई जाने वाली जो वनस्पति रहेगी उसको वाइल्ड कल्टीवेशन बोलते हैं, कि जंगल से लाई गई है, कब तोड़ा गया है और यहाँ कब पहुंचाया गया है, ये सब बातें उसमें लिखी हुई रहना जरूरी है, उसके बारे में बताना जरूरी है। मैं यदि कोई आप लोगों को पहचान वाला नाम बताऊं, जैसे मैं कोई द्राक्षा सौ बनाता हूं, आप लोग, मैं च्यवनप्राश बनाता हूं, सुनो सुनाया नाम बता रहा हूं, च्यवनप्राश, जिसमें 40 दवाइयां तो रहती है और सबसे मेन इंग्रेडिएंट है आंवला। तो मैंने आंवला खरीदा तो आंवले का नाम, बॉटनिकल नेम, भारत के किस प्रांत से आया था, खेतों में उगाया गया था कि जंगल में आंवले के झाड़ थे वहां से लाया गया और मेरे पास इंडस्ट्री में कब देने आया है, ये नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत आता है। ये सब बातों का उल्लेख उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरा बात रहती है, दूसरा मुद्दा है रॉ मटेरियल स्टैंडर्डाइजेशन में ड्रग कलेक्शन एंड स्टोरेज। कलेक्शन कब किया, कैसे किया और उसका स्टोरेज कहाँ किया है, उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, कितने दिन तक टिक सकता है, ये सब का उल्लेख होना चाहिए। मैंने खरीद लिया, 1 महीने तक रखा और एक बनाने के लिए यूज कर रहा हूँ, दवाइयाँ 1 महीने तक नहीं यूज कर सकते, कुछ 8 दिन में यूज कर सकते, कुछ दवाइयाँ 4 दिन में यूज कर सकते। इसलिए जीएमपी एक्ट में ना एक फीफो रूल लाया गया है कि फीफो रूल रहता है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो दवाई पहले खरीदी है उसको पहले बाहर निकालो। ये स्टोरेज कंडीशन क्या है ये बताना जरूरी है। रॉ मटेरियल स्टैंडर्डाइजेशन में मैंने अड़ गया, बाद में च्यवनप्राश बनाने को दे रहा हूँ, तुक नहीं रहा, कोई मतलब नहीं। जो भी च्यवनप्राश फिनिश प्रोडक्ट बनेगा अच्छा नहीं बनेगा, स्टैंडर्ड नहीं बनेगा। ये इस लेवल पे स्टैंडर्डाइजेशन होता है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉरेन मैटर, कि जो वनस्पति जो द्रव्य हमें दिए उसमें कुछ मिलावट की गई है क्या, उसकी जांच कर लेना भी जरूरी है। मैंने काली मरीच खरीदी है, 5 पोते मैंने काली मरीच खरीदी है और जब उसको मैं चेक कर रहा हूं तो उसमें पपई के बीज निकल रहे हैं। कहाँ पपई के बीज, कहाँ काली मरीच जो 2000 रुपए किलो मिलती है और जो 100 रुपए किलो मिलता है। ये इस तरह से मिलावट होती है। अपन अगर उसने 5 बोरे में 50 किलो भी मिला दिया, नुकसान तो आयुर्वेदिक दवा का होगा। जो दवाई में मुझे 50 किलो काली मिर्च, उसमें कुछ न कुछ इसका जाएगा ही जाएगा पपई का, जो औषधि का कॉन्सेंट्रेशन है वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया। फॉरेन रॉ मटेरियल स्टैंडर्डाइजेशन का एक भाग है और ये जरूरी है, भारत में तो निश्चित जरूरी है। उसके बाद ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट। आयुर्वेद में पहले क्या रहता था, कोई वनस्पति इतना विश्वसनीय लोगों से खरीदी जाती थी या इतनी विश्वसनीयता रहती थी कि मुझे देने वाला सही आदमी है, कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है, या मैं जांच करने वाले के ऊपर भी भरोसा करता था। यानी वो आपने 5 शब्द सुने होंगे, शब्द स्पर्श रूप रस, कि औषधि को सूंघ करके, औषधि को और का स्वाद लेकर के, औषधि का स्पर्श करके, इस तरह से उसको टेस्ट किया जाता था रॉ मटेरियल को।
नहीं, काली मिर्च को हाथ लगा लिया, अरे ये तो भारी है, अच्छी है, पपई की तो हल्की हल्की रहती है, यानी उसके ऊपर भरोसा किया मैंने, बस हाथों से सूंघ करके देख करके भरोसा कर लिया, ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट करके छोड़ दिया। पहले ऐसा चलता था, लेकिन आज ऐसा नहीं चलता है। फिर भी रॉ मटेरियल आइडेंटिफिकेशन में, स्टैंडर्डाइजेशन में ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट को रखा गया है। बाकी टेस्ट के साथ साथ ये भी करना जरूरी है। उसके बाद दिया है माइक्रोस्कोपिक स्टडीज, कि उस वनस्पति का ट्रांसफर सेक्शन लो, उसका फाइलम जाइलम टेट करो, बॉटनिकल जो उसका स्ट्रक्चर रहता है वो उसमें बरोबर है या नहीं है, ये चेक करो। ये भी रॉ मटेरियल स्टैंडर्डाइजेशन में, ये सब बुक्स में अवेलेबल है। काली मिर्च का टीएस लेने के बाद क्या रहेगा, गुड़वेल का टीसी लेने के बाद क्या रहेगा, टीएस लेने के बाद क्या रहेगा, ये सब दिया हुआ है। उससे सिर्फ टैली करना है, माइक्रोस्कोप में लगाना है सेक्शन बना के और उसके बुक में सामने रख के उससे टैली करना है, स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं ना हम लोग, अच्छी दवाई खरीद रहे हैं ना, तो इतना काम तो क्वालिटी कंट्रोल को करना ही पड़ता है। उसके बाद फिजिकल एनालिसिस किया जाता है और इट इंक्लूड्स मॉइस्चर कंटेंट, कि मुझे जो वनस्पति मिली उसमें गीलेपन का प्रमाण कितना रहना चाहिए। मैंने गुड़वेल खरीदी और उसके मॉइस्चर परसेंटेज 10% तक 25% रहेगा, गीला रहेगा। क्या करता है व्यापक से है, हमको इंडस्ट्री वाले को बेचते हैं। अब पानी डाल दिया, उसका वजन बढ़ गया, वो तो गुड़ीची का भाव लेगा ना, 1000 रुपए किलो का भाव लेगा ना। पानी यदि उसने 10 लीटर पानी मिला लिया 100 किलो गुड़ीची में, गुड़वेल में, तो उसको तो पानी की कीमत 1005 की, पानी की कीमत 1000 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाएगी ना। इस तरह से मॉइस्चर परसेंटेज बढ़ा देते हैं। और इससे नुकसान क्या होता है, हम सूखा के मॉइस्चर परसेंटेज कम कर लेते हैं, बट मैंने गुड़वेल लाया और 1 महीना रख दिया तो मॉइस्चर परसेंटेज क्या रहेगा, उसमें फंगस लग जाएगा, औषधि खराब होने लगेगी, सड़ने लगेगी, उसकी जो पोटेंसी है, उसकी जो गुणवत्ता है वो हीन हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। उससे जो मैं दवाई बनाऊंगा वो प्रॉपर स्टैंडर्ड दवाई नहीं बनेगी। इसलिए मॉइस्चर कंटेंट कितना है, मॉइस्चर परसेंटेज चेक किया जाता है रॉ मटेरियल आइडेंटिफिकेशन। उसके ऐश वैल्यू देखी जाती है। कोई भी आपका साधा सिंपल नियम है, लकड़ी जलाओ तो कोयला बनेगा और कोयले को जलाओ तो सफेद रंग की ऐश बनती है। हमारे हर्बल ड्रग्स भी क्या है, लकड़ी तो बने हैं ना, जड़ी बूटी तो क्या है, ये वुडन ही तो है ना सब, तो वो जला के उसकी ऐश बनाते हैं। और एक स्टैंडर्ड फिक्स है कि मैं आधा किलो गुड़ीची जलाऊं तो उसकी 100 ग्राम गुड़ीची जलाऊं तो 5 ग्राम या 10 ग्राम के अंदर उसकी ऐश बननी चाहिए। ये स्टैंडर्ड एपीआई ने फिक्स करके रखा है, आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया ने फिक्स किए हुए स्टैंडर्ड्स है। पर अगर उसका ऐश ज्यादा होता है, इट मीन्स उसमें कहीं तो भी मिलावट है, उसमें मिट्टी भी है, रेती मिलाई है, जो जलेंगे ही नहीं, उसकी राख बनेगी नहीं, ऐश बनेगी नहीं, तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। सूक्ष्म मिलावट भी क्योंकि सभी वनस्पतियां तो बड़ी बड़ी नहीं रहती ना, छोटी छोटी वनस्पतियां भी रहती है जिसमें मिलावट हो सकती है इस तरह की। तो ऐश वैल्यू के द्वारा भी उसका स्टैंडर्ड चेक किया जाता है। उसका वाटर एक्सट्रैक्ट कितना है ये भी मॉइस्चर के समान चेक किया जाता है। और सबसे बड़ी रिसेंट जो डेवलपमेंट है रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड में, मॉलिक्यूलर लेवल तक उसका स्टैंडर्ड चेक होता है। मैंने नीचे जो लिखा है ना क्रोमेटोग्राफी, यानी सूक्ष्म अति सूक्ष्म स्तर तक भी उसकी स्टैंडर्ड को, गुणवत्ता को चेक किया जाता है। कोई भी द्रव्य लिया जाए तो उसका फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहता है, उसके अंदर अलग अलग अल्कलाइड्स रहते हैं और उसको क्रोमेटोग्राफी के द्वारा अगर हम उसको डेवलप करें ना, तो अल्कलाइड्स के बैंड थे, अलग बैंड बनते हैं, अल्ट्रावायलेट चेंबर में उसको चेक करके हम देख सकते हैं। तो ये बनते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से। फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसको बोलते हैं, इसमें फाइटो मार्कर्स कौन से हैं, या उसको दूसरा शब्द है फिंगरप्रिंट्स शब्द दिया गया है। तो एक लेटेस्ट जो इंस्ट्रूमेंट बना है HPTLC, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जो रहता है खुद ही वनस्पति का लेता है, उसकी क्रोमेटोग्राफी है, उसके बैंड्स बनते हैं और फिर अल्ट्रावायलेट में कौन से ये हमको तुरंत पता चल जाता है। अभी ये
सही है, ये जो मायो है वो सही मिल रहे हैं गुडविल के या नहीं मिल रहे हैं, ये कैसा मुझे पता चलेगा? एपीआई आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया ने कई वनस्पतियों के बायोमार्कर्स फिक्स करके रखे, उन्होंने खूब अच्छी वनस्पति की HPTLC के द्वारा बायोस बना और उसके फोटोग्राफ्स के बुक्स बनाई है, और वो बुक्स हर इंडस्ट्री में रहना ही चाहिए। मैंने गुडविल लिया है तो उसके बायोमार्कर्स मुझे क्या मिले और एपीआई के बुक्स में क्या बायोमार्कर टैली हो रहे या नहीं हो रहे, यानी इतने सूक्ष्म, इतने माइक्रो लेवल तक, मॉलिक्यूलर लेवल तक रॉ मटेरियल का स्टैंडर्डाइजेशन चेक किया जाता है। ये रिसर्च डेवलपमेंट्स है। उसके बाद कंटामिनेशन, नेकेड आई से दिखने वाला कंटामिनेशन तो मैंने काली मिर्च का उदाहरण देके बता दिया, लेकिन कुछ कंटामिनेशन ऐसे है जो नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, जैसे कल्टीवेशन करके वनस्पति, अश्वगंधा, शतावरी, मुसली, ग्लोबलाइज डिमांड है इन वनस्पतियों की, दुनिया भर के लोग इन औषधियों की मांग करते हैं। एज इट इज हर्बल का मार्केट बढ़ रहा है, हर्बल मार्केट में ये फिनिश प्रोडक्ट नहीं, डायरेक्ट ये प्रोडक्ट मांगे जाते हैं, तो उसमें कंटामिनेशन है या नहीं? कंटामिनेशन कौन सा? वो कल्टीवेट करता है खेतों में और बैक्टीरियासाइडल की फवारनी करता है, या केमिकल फर्टिलाइजर्स डालता है कि जल्दी से जल्दी बढ़ना चाहिए, मोटी से मोटी शतावरी का रूट्स बड़ा मोटा बनना चाहिए, इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर्स डालता है। तो ये फर्टिलाइजर ने डाले हैं या बैक्टीरियासाइडल का फवारनी स्प्रे किया है क्या, ये इस प्रकार का कंटामिनेशन, टॉक्सिक कंटामिनेशन चेक करके उसका रिपोर्ट उसके साथ अटैच करना जरूर रहता है। हर्बल मार्केट में आप जाओगे ग्लोबल में तो उसके साथ ये इस तरह की सब डिटेल लिखी हुई रहती कि उसका ये चेक किया गया है, मॉइस्चर कंटेंट चेक किया गया, बैक्टीरियासाइडल कंटामिनेशन चेक किया है, केमिकल रेसिड्यू उसमें नहीं है, ये चेक, ये सब तरह का सर्टिफिकेट उसको अटैच रहना जरूरी है। रॉ मटेरियल का स्टैंडर्डाइजेशन इतने सूक्ष्म लेवल तक किया जाता है, रिसेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई अच्छी बननी चाहिए, स्टैंडर्ड बननी चाहिए, दुनिया भर के लोगों ने उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जीएमपी एक्ट के द्वारा किया गया एक बहुत अच्छा प्रयत्न है। उसके बाद सेकंड स्टेप है इन प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन। रॉ मटेरियल ले लिया, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मैंने हर तरह से उसको चेक किया, लेकिन इंडस्ट्री में उसकी दवा बनाने की जो विधि पाई गई है भैषज रत्नावली में या आयुर्वेदिक ग्रंथों में, वो उस विधि से दवाइयां बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल के चेक किया जाए नहीं मालूम, लेकिन मैं एक सादा सिंपल शब्द उपयोग कर रहा हूँ। औषधि बनाने की जो मेथड बताई गई है उसी मेथड से बनाया कि नहीं बनाया, ये इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल के अंतर्गत आता है या स्टैंडर्डाइजेशन के अंतर्गत आता है। इट इन्वॉल्व्स टू मेथड, वन इज इंक्लूडेड for formation of drug by standard process, second process testing, हर स्टेप्स रहती, दवा बनाने के लिए पहले बारीक कर लिया, बाद में उसको मिला के कल का बना दिया, बाद में उसको कूट में डाला, तो हर स्टेप में उसका टेस्टिंग होना चाहिए, हर स्टेप में उसका टेस्टिंग होना चाहिए। ऐसे एसओपीज बनाना चाहिए कि इस एक बार ये स्टेप के बाद क्या मिलेगा, दूसरी स्टेप के बाद क्या मिलेगा, तीसरी स्टेप के बाद मिलेगा, ये सब इन प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन में आता है। प्रोसेस टेस्टिंग विच इंक्लूड टेस्टिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ न्यूली फॉर्म ड्रग, इससे आगे वाली बनने वाली दवाई बहुत स्टैंडर्ड बनेगी। और इसके बाद तीसरा मुद्दा आता है फिनिश प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। मार्केट में जाने लायक दवाई बन गई, फिनिश प्रोडक्ट है, तो उसके बारे में जी अभी टैबलेट, पहले क्या रहता था आयुर्वेद में, टैबलेट ऐसी हाथ से बनाई जाती थी, गोल 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 करके, काली सी गोली बाजार में मिलती थी, आज भी मिलती है, शास्त्रीय औषधि के नाम से मिलती है, बट अभी मशीन के द्वारा बनती है। तो मशीन के द्वारा बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं ये इंडस्ट्री वाले, उसमें बाइंडर यूज करते हैं, टैबलेट बंदी नहीं चाहिए इसलिए बाइंडर यूज करते हैं, तो कई बार ज्यादा बाइंडर डाल देते तो जो है टैबलेट बहुत कड़क बन जाती है, कई बार कम डालते हैं तो टैबलेट बहुत नाजुक बनती है, हाथ लगाए बराबर टूट जाती है। तो उस टैबलेट का हार्डनेस टेस्ट करने की
टेस्ट किया, उसका स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है। डिसइंटीग्रेशन टाइम के बाद कितनी देर में घुलेगी, ये डिसइंटीग्रेशन किया जाता है। तीसरा डिसोल्यूशन टाइम, पेट में जाने के बाद घुल गई लेकिन एब्सॉर्ब होने में उसको कितनी देर लगी, ये डिसोल्यूशन टाइम किया जाता है। अवेलेबल इन शुगर कोटेड में, क्या काली गोली मिलती थी, आज शुगर कोटेड है नहीं, शुगर कोटिंग में फॉर्म में मिलती, बहुत सुंदर दिखती। इस तरह से दवाइयां मार्केट में आ गई है। कैप्सूल फॉर्म में मिलती है। क्या होता था पहले, चूर्ण फॉर्म में दवाइयां रहती थी, तो कई लोगों को चूर्ण देखे बराबर मुंह में डाला कर फक से उल्टी कर देता था, फेंका था। कई लोग चूर्ण ले नहीं पाते थे, चूर्ण मुंह में चिपक जाता है, ऐसा होता है वैसा होता है, उसका स्वाद कड़वा रहता है, कसैला रहता है। तो ठीक है, आज क्या हो गया, मार्केट में कैप्सूल में फिल करके दिया जाता है, तो चूर्ण को कैप्सूल फॉर्म में लाया गया, लेटेस्ट डेवलपमेंट है। ये आयुर्वेद में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है, इस तरह से वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है, हमारी औषधियों को प्रस्तुत करने का जो तरीका है वो अच्छा होते जा रहा है। उसके बाद आसव अरिष्ट यदि बन गया तो पहले टेस्ट कर लिया, ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट कर लिया, स्मेल ले लिया, नहीं बढ़िया बना, अच्छा बना, लेकिन अभी एपीआई ने फिक्स किया है कि आपके आसव में शुगर परसेंटेज कितना होना चाहिए, अल्कोहल परसेंटेज कितना होना चाहिए, उसका पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, विस्कोसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इम्पोर्टेंट चीजें उसने ऐड की है कि आसव या अरिष्ट बनाते समय उसमें जो दवाइयां डालनी चाहिए उसने डाली है या नहीं डाली है, ये दो टेस्ट से पता चल जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी और विस्कोसिटी से। क्यों? क्योंकि एपीआई ने बना के रखा है कि द्राक्षासाव बना रहे हैं तो उसमें पीएच इतना होना चाहिए, उसका अल्कोहल परसेंटेज 12 होना चाहिए, शुगर परसेंटेज 20 होना चाहिए, विस्कोसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी का प्रमाण फिक्स किया है। अगर दवाइयां बराबर उसमें डाली हुई रही तो आपको टैली कर सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे, उसका मतलब मार्केट में आने के पहले उसका टेस्ट करना, ये चेक करना जरूरी रहता है। उसके बाद आयुर्वेद में तेल मिलते हैं, लोकल एप्लीकेशन के लिए मिलते हैं और आभ्यंतर सेवन के लिए भी तेल मिलते हैं। घी रहते हैं, मेडिकेटेड घी, मेडिकेटेड ऑयल रहती है, तो फिर उसका भी स्टैंडर्ड फिनिश प्रोडक्ट का पीएच वैल्यू चेक किया जाता है, सेपरेशन, एसिड वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है घी और तेल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसमें वो जो वनस्पति डालना चाहिए, डालने के बाद उसका इंडेक्स कितना बदल जाएगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमको पता चलता है। विस्कोसिटी से पता चलता है, तो ये पैरामीटर्स रहते हैं उसके स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स करने के लिए। उसके बाद स्वरस, पहले क्या रहता बना थी कि भाई किसी का भी रस निकाल के पिए, गन्ने का रस निकाल के पिए तो बहुत अच्छा लगता, एकदम शरीर में तरतरी आ जाएगी। आम का रस निकाल के पिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, स्वरस नाम से मिलता था, पर ये साल भर तो नहीं मिलते ना। तो अभी इसको आयुर्वेदिक के जो दवाई स्वरस का उल्लेख है ना, वो आजकल एनर्जी ड्रिंक्स के नाम से बाजार में अवेलेबल है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि जो वनस्पति हमको साल भर नहीं मिल सकती, उसका स्वरस नहीं ला सकते, उसको हम एनर्जी ड्रिंक्स के नाम से बाजार में ला रहे हैं। उसके बाद काढ़ा बनाना, क्वाथ लिखा है, काढ़ा लिखा है, अवेलेबल एज ए घनवटी। काढ़ा बनाने की एक विधि है, द्रव्य लाओ, उसमें 16 गुना पानी डालो और उबाल के 4 पट तक उबाल लो, फिर उसको छानो और फिर ठंडा कुनकुना करके इसको पियो। ये 1 घंटे की झमेला है पूरा। लोगों के पास इतना समय नहीं है, काढ़ा बना के पिएंगे। फिर क्या डेवलपमेंट होगी, उस काढ़े की गोलियां बनाने की प्रोसेस डेवलप हुई है। आयुर्वेद में एक रसक्रिया विधि है, घन क्रिया बोलते हैं, आपको सीधा शब्द बोलता हूँ, काढ़े को उबाल करके वो जो कॉन्सेंट्रेशन उस दवाई का पानी में आया था जिसको काढ़ा बोलते हैं, उसको और उबाल के इतना गाढ़ा बना लेते हैं कि टैबलेट बनाई जाती है और बाजार में घनवटी के नाम से मिली है। दशमूल घनवटी, आरासनादि घनवटी, ये पुनर्नवादी घनवटी, ये बाजार में आ गई कि लोगों के पास समय नहीं, ठीक है काढ़ा नहीं बना सकते, गोली 2 गोली खा, ऊपर से गर्म पानी पी ले। तो इस तरह के आयुर्वेद में हुए हैं इंडस्ट्री सेक्टर में औषधि के। उसके बाद का मुद्दा है एकेडमिक सेक्टर, बैठे हैं, सबसे लास्ट वाला मुद्दा जो है मैंने एकेडमिक सेक्टर लिया है। एजुकेशन पॉलिसी ऑफ आयुर्वेदा क्या है,
पहले आयुर्वेद क्या था कि पहले आश्रमों में पढ़ाया जाता था, कोई ऋषि मुनि के पास बैठ जाते थे, उसके शिष्य 6, 5, 8, 10 ऐसे रहते थे, उनको वो आयुर्वेद पढ़ाता था और घूम घूम कर वनस्पतियों का अध्ययन करते थे, उनको वनस्पति बनाना ज्ञान सिखाया जाता था और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार होते रहता था। लेकिन अभी ऐसा बात आयुर्वेदिक कॉलेजेस आए, महाराष्ट्र में आया, केरल में आया, गुजरात में आया, हर जगह हर राज्य में आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन खुल गए। मैं मेरे हिसाब से आयुर्वेदिक कोर्स चलाता था महाराष्ट्र का, गुजरात के हिसाब से चलाता था, केरला वाला केरला के हिसाब से जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं, अभी ऐसा नहीं है। The education system and professional practice of Ayurveda are controlled by CC, Central Council of Indian Medicine (CCIM), which is a statutory body set up under the provision of Indian Medicine Central Council (IMCC) Act 1970. The central government has adopted stringent regulatory provision for granting permission to establish increase in admission capacity, any course of study, training, and for establishing Ayurvedic college and maintain क्या रहता है, तो CCIM की परमिशन लेना है, सीट बढ़ाना है, 60 सीट है तो 100 करना है तो CCIM की परमिशन, पोस्ट ग्रेजुएट शुरू करना है तो CCIM की परमिशन। मैं मेरे हिसाब से PG नहीं शुरू कर सकता, क्यों? क्योंकि सिलेबस पूरे इंडिया का, पूरे भारत का एक जैसा है, CCIM की वजह से होगा। CCIM की वजह से पूरे भारत में एक जैसा कोर्स चलता है। इस तरह से पूरे भारत में कुल 400 आयुर्वेदिक, 400 से ज्यादा आयुर्वेदिक कॉलेजेस है, जिसमें 117 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज चलते हैं और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर भी आयुर्वेदिक कोर्सेज कुछ चलते हैं। कई पहले भारत में एक ही रिसर्च आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी जामनगर नाम से प्रसिद्ध थी, अब कई राज्यों में आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटीज खुल गए। इसके अलावा गवर्नमेंट का देखो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है। आज आयुर्वेद सीखने के लिए कई देशों के लोग एक्सचेंज, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, उन्होंने कुछ स्टूडेंट, यहाँ के स्टूडेंट देशों में जाते हैं और हमारे देश में आयुर्वेद सीखने के लिए आते हैं। बांग्लादेश से आ रहे हैं, श्रीलंका से आ रहे हैं, भूटान से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, म्यांमार से आ रहे हैं, देशों के विद्यार्थी हमारे आयुर्वेद पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ये एकेडमिक सेक्टर में नई डेवलपमेंट्स है। और चेंजेस ऑफ सिलेबस, आप लोग जो सिलेबस देखोगे ना, उसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन किया गया है CCIM की तरफ से। एकेडमिक सेक्टर की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आप लोगों ने अभी भी चल रहा है ये मुद्दा कि आयुर्वेद के लोगों को एक गवर्नमेंट ने GR निकाला कि सर्जरी कर सकते हैं और एक लिस्ट दी है कि इतने प्रकार की सर्जरी वाले, शल्य वाले कर सकते हैं, यानी शालक्य वाले ये सर्जरी कर सकते हैं, वाले ये सर्जरी कर सकते हैं। किस आधार पर दिया? सिलेबस के आधार पर दिया। फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी का सिलेबस है, शरीर रचना है, तो केवल आयुर्वेदिक शरीर आयुर्वेद में बताइए, सुश्रुत संहिता में वो नहीं पढ़ाया जाता है। मॉडर्न में क्या बताया गया है वो भी पढ़ाया जाता है। क्रिया शरीर जो हमारे संहिता ग्रंथों में बताया है, केवल वही नहीं पढ़ाया जाता है, मॉडर्न की फिजियोलॉजी भी पढ़ाई जाती है। द्रव्य गुण के अंतर्गत केवल आयुर्वेदिक या आयुर्वेदिक द्रव्य या हर्ब्स के बारे में नहीं पढ़ा, मॉडर्न फार्माकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है। डायग्नोसिस, रोग निदान के अंदर आयुर्वेद की निदान पद्धति ने मॉडर्न डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी भी पढ़ाई जाती है। शल्य तंत्र के अंतर्गत सिलेबस में ऐड किया गया सर्जरीज कौन सी के सिलेबस में है, ये सब उसमें ऐड है, यानी उनके सिलेबस में, यानी वो पढ़े हैं, यानी वो कर सकते हैं। इसी के आधार पर तो GR बनाना, जिसका भी हो रहा है वो अलग चीज, हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है, पर ये रिसेंट डेवलपमेंट्स है, ये सिलेबस के अंतर्गत किया गया परिवर्तन है कि आप लोगों को सभी प्रकार का ज्ञान होना चाहिए। केवल आयुर्वेद पढ़ना नहीं है, आयुर्वेद के साथ साथ आपके चारों तरफ कौन सी पैथीज चल रही है उसका भी ज्ञान आप लोगों को रहना चाहिए। इस तरह से डेवलपमेंट आयुर्वेद में की गई है।
सुना, और किसी को भी शंका हो, कोई कुछ क्वेश्चन पूछना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसको वो अनम्यूट वो खुद करेगा। वो उनसे पूछ रहा है, आपको कुछ पूछना सूर्यकांत। हेलो, सर सिंपल लैंग्वेज में आपने जो समझाया उसकी वजह से, और अभी कुछ बातें हमें सीखनी है जिसकी वजह से हमारे पास अभी शंकाएं नहीं है। अच्छा, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत शांति से सुने, अच्छे से सुने, इसके बाद और आप लोगों ने मुझे चांस दी है जय जलाराम महाविद्यालय की तरफ से, और डॉक्टर स्पेशली डॉक्टर सूर्यकांत पाटिल, आपको बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। सर मैं जय जलाराम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने व्यस्त समय में अपने समय निकाला, और जो रिसर्च का टॉपिक आज के युग में महत्व का है उस पे हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चों को सिखाया। और मैं हमारे प्राचार्य सर डॉक्टर काकानी सर का भी अभिवादन करूंगा। कुछ कार्यालय व्यस्तता की वजह से वो यहाँ उपस्थित नहीं रह पाए, तो उनकी ओर से भी उन्होंने आपके लिए धन्यवाद का मैसेज भेजा है। मैं उनको भी धन्यवाद करूंगा, और हमारी ऑर्गेनाइजिंग स्टाफ का भी यहाँ पे मैं उनका आभार मानता हूँ, और इस सेशन को समाप्त करने के लिए आपकी परमिशन मांगता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। 1 घंटा 20 मिनट चला।